आज हम शरीर के सबसे जटिल फिल्ट्रेशन प्लांट यानी उत्सर्जन तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, तो उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं, उनके आधार पर हमें ये समझना है कि कैसे प्रकृति ने इंसानों, जानवरों और पौधों के अंदर खराब पदार्थों को बाहर निकालने का एक एकदम सटीक और अचूक सिस्टम बनाया है। ये सच में बहुत दिलचस्प विषय होने वाला है है। ना? तो बिना देरी किए चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D मेटाफर है। एक पारदर्शी इंसानी शरीर दिख रहा है। अरे वाह! और इसके अंदर से दो लाल रंग की किडनियां चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये किडनियां बिल्कुल किसी मशीन की तरह काम करती हुई दिख रही हैं। अब अगर इसके कंटेंट को डिकोड करें, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अपशिष्ट यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। सही बात है। और नोट्स में लिखा है कि जो अंग ये काम करते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। बिल्कुल। और उत्सर्जन के दौरान जो पदार्थ बाहर निकलता है, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ये तो बेसिक परिभाषाएं हो गई। लेकिन मेरे दिमाग में अभी से एक डाउट आ रहा है। हाँ, बताऊं? क्या सोच रही हो? अगर शरीर से हर खराब चीज को बाहर निकालना उत्सर्जन की परिभाषा में आता है, तो क्या गर्मी में जो हमें पसीना आता है, वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इस पसीने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D मेटाफर के रूप में हमारे शरीर के 5 अलग-अलग हिस्से दिख रहे हैं। अच्छा, ये स्किन, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क हैं। हाँ, और ये सब एक फैक्ट्री के अलग-अलग वेंटिलेशन और फिल्टर पाइप्स की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब शरीर में कचरा निकालने के 5 अलग-अलग रास्ते हैं। बिल्कुल। कंटेंट के हिसाब से देखें तो त्वचा, पसीना, सीबम और नमक निकालती है। तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। पसीना आना भी उत्सर्जन ही है। एकदम सही। और फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और बलगम निकालता है। बड़ी आंत तो अपचा भोजन बाहर निकालती ही है। और यकृत यानी लिवर का काम अमोनिया को यूरिया में बदलना है। हाँ, और आखिर में वृक्क यानी किडनी जो यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है। रुको एक सेकंड। एक चीज खटक रही है मुझे। क्या हुआ? त्वचा और फेफड़े तो सीधे तौर पर चीजें बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यकृत का काम तो एक केमिकल, मतलब अमोनिया को दूसरे केमिकल यूरिया में बदलना है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या यकृत सबसे अहम उत्सर्जी अंग है? क्योंकि वो तो कुछ बाहर फेंक ही नहीं रहा। ये बहुत गहरी बात पकड़ी तुमने। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां यकृत पर ही खास फोकस किया गया है। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट के तौर पर एक बड़ा सा गहरे लाल रंग का यकृत धड़कता हुआ दिख रहा है। और ये शरीर के लिए एक ढाल, एक शील्ड बना रहा है। एग्जैक्टली। नोट्स कहते हैं कि यकृत मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जहर खाने से या शराब पीने से हमारा यकृत ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि वो सबसे आगे खड़ा होता है लड़ने के लिए। और नोट्स में एक लाइन ये भी है कि किडनी जहर की मात्रा को काफी कंट्रोल कर लेती है। सही पढ़ा तुमने। तो अगर जहर या शराब से यकृत डैमेज होता है, तो फिर लाइन में लिखा है कि किडनी भी जहर को कंट्रोल कर लेती है। क्या किडनी यकृत के बैकअप के तौर पर काम करती है? ये एक बहुत अच्छा नजरिया है इसे देखने का। वो एक दूसरे का साथ देते हैं। खैर, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इंसानों से हटकर पौधों की दुनिया में चलते हैं। पौधों का उत्सर्जन, ये तो अक्सर हम इग्नोर ही कर देते हैं। बिल्कुल। देखो, इस स्लाइड पर एक शानदार 3D विजुअल है। एक पुराने पेड़ के तने का कटा हुआ हिस्सा है। हाँ, और इसमें से सुनहरे रंग का गोंद और एक सफेद दूधिया तरल नीचे की तरफ टपक रहा है। यही तो पौधों का कचरा है। नोट्स के मुताबिक पौधे के उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से गोंद, रेजिन और टैनिन होते हैं। अच्छा, ये जो टैनिन है, ये वृक्षों की छाल में संचित रहता है। हाँ, और रेजिन व गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। और कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में जमा रहता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। बिल्कुल सही। किसी भी पौधे से निकलने वाला ये दूध ही लेटेक्स कहलाता है। जैसे बबूल के पौधे से गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है। रुको रुको, मेरा दिमाग घूम रहा है। क्यों, क्या हुआ? मतलब जो गोंद हम किताबों को चिपकाने या फिर सर्दियों में खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो असल में पौधे का कचरा है। तकनीकी तौर पर हाँ। और क्या हर पौधे से निकलने वाले सफेद दूध को विज्ञान में लेटेक्स ही कहेंगे? हाँ, विज्ञान की भाषा में उसे लेटेक्स ही कहा जाता है। है ना कमाल की बात? बहुत ही अजीब, लेकिन सच में कमाल की बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम इन वेस्ट केमिकल्स के बनने के पीछे की केमिस्ट्री समझेंगे। देखो,
इस स्लाइड पर एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? कोई मॉलिक्यूल लग रहा है। हाँ, ये यूरिया का एक चमकता हुआ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो हवा में घूम रहा है और टूट रहा है। तो नोट्स बताते हैं कि जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थों को विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। और हम जैसे जीवों के शरीर में अपापचयी यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनका निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। और ये कचरा बनता कैसे है? नोट्स में साफ लिखा है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल। बिल्कुल। मुझे एक डाउट है यहाँ पर। पूछो। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन तो शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके विखंडन से यानी टूटने से ये जहरीले नाइट्रोजन वाले पदार्थ जैसे अमोनिया कैसे बन जाते हैं? ये सारा खेल नाइट्रोजन का है, जो प्रोटीन में मौजूद होता है। जब प्रोटीन टूटता है तो वो अलग हो जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं कि कौन सा जीव शरीर से कौन सा रसायन बाहर निकालता है। अच्छा, हर जीव का अलग रसायन होता है क्या? हाँ, देखो इस स्लाइड पर एक 3D मेटाफर है। 3 अलग-अलग प्राणी दिख रहे हैं, एक इंसान, एक मछली और एक पक्षी। और उनके सामने उनके उत्सर्जी पदार्थों के नाम अलग-अलग रंगों में चमक रहे हैं। इंसान, जो कि स्तनधारी जीव है, वो यूरिया निकालते हैं मछली अमोनिया निकालती है। और पक्षी एवं कीट यूरिक एसिड निकालते हैं। बिल्कुल। और इंसान के वृक्क यानी किडनी से संबंधित रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं, वो हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। ये तो समझ आ गया, लेकिन एक चीज सोचने वाली है। क्या? मछली सीधा अमोनिया निकाल रही है और इंसान यूरिया निकाल रहा है। क्या इसका सीधा संबंध इस बात से है कि किस जीव के आसपास कितना पानी मौजूद है? एग्जैक्टली। अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए बहुत पानी चाहिए, जो मछली के पास होता है। और हमारे पास उतना पानी नहीं होता। सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां पानी और यूरिया का ही जिक्र है। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक पारदर्शी मेडिकल टेस्ट ट्यूब। और इसमें हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ है। हाँ, ये मूत्र है। नोट्स के अनुसार मूत्र में जल 69%, यूरिया 2% एवं अन्य पदार्थ 2% होते हैं। इसका स्वभाव अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है, जिसका पीएच मान 6.0 है। और इसका जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में गंध अमोनिया के कारण होती है। यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है और मूत्राशय में लगभग 500 ml तक मूत्र जमा रह सकता है। ये काफी अहम डेटा है। लेकिन मेरे दिमाग की बत्ती कहीं और जल रही है। कहाँ? हम इंसान तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, फिर स्लाइड कह रही है कि मूत्र में गंध अमोनिया की वजह से होती है। हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि शरीर से बाहर आने के 2 घंटे बाद यूरिया सड़कर अमोनिया बन जाता है? बिल्कुल। बाहर मौजूद बैक्टीरिया उस यूरिया को वापस अमोनिया में बदल देते हैं, इसीलिए वो तेज गंध आती है। अच्छा, अब समझ आया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो हमारे शरीर के मुख्य हीरो पर आधारित है। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट के रूप में एक किडनी को बीच से काटकर दिखाया गया है। और इसके अंदर छोटी-छोटी लाखों माइक्रो मशीनें लगी हुई हैं। हाँ, ये मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है और वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। यानी वृक्क नेफ्रॉन का बना होता है। बिल्कुल सही। तो मेरा डाउट ये है कि अगर पूरी की पूरी किडनी नेफ्रॉन से बनी है, तो ये नेफ्रॉन असल में सिर्फ एक जाली है या खून को साफ करने वाली पूरी की पूरी एक फैक्ट्री है? ये एक पूरी की पूरी फैक्ट्री है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इस मशीन का साइज नापते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक डिजिटल नापने वाला फीता, जो एक सेम के बीच के आकार के किडनी के चारों ओर घूम रहा है। हाँ, नोट्स के अनुसार इसकी लंबाई करीब 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये रक्त को छानता है और इसका कार्य पेशाब का निर्माण करना है। साथ ही शरीर में अम्ल तथा क्षार यानी एसिड बेस की मात्रा को संतुलित करना भी इसी का काम है। और ये जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है। मानव में वृक्क की संख्या 2 या कह लो 1 जोड़ी है। बिल्कुल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? शरीर में अम्ल और क्षार को संतुलित करने का काम किडनी कैसे करती है? क्या ये तय करती है कि खून में कितना एसिड रहना चाहिए और कितना बाहर जाना चाहिए? हाँ, वो सेंसर्स की तरह काम करके एक्स्ट्रा एसिड को पेशाब में डाल देती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इसके अंदर गहराई से झांकते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, किडनी का एक मॉडल। इसके 3 अलग-अलग हिस्से अलग-अलग रंगों में चमक रहे हैं। हाँ, नोट्स कहते हैं कि इसका भार 140 ग्राम है
और ये पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, भीतरी भाग मेड्यूला कहलाता है। और एक प्रवेश द्वार है जिसे रीनल हाइलम कहते हैं। इसी रीनल हाइलम में सबसे अधिक अमोनिया होता है। और एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। प्रवेश द्वार यानी रीनल हाइलम पर ही सबसे अधिक अमोनिया क्यों होता है? क्या शरीर का सारा कचरा इसी रास्ते से किडनी में प्रवेश करता है? बिल्कुल, क्योंकि खून अभी अंदर आ ही रहा है, तो कचरा तो ज्यादा होगा ही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D मेटाफर है। हाँ, एक सेम के बीच के आकार की किडनी है जिसके ऊपर संयोजी ऊतक की एक पतली पारदर्शी पन्नी चढ़ी हुई है। उसे कैप्सूल कहते हैं और अंदर उलझे हुए लंबे धागे नजर आ रहे हैं। नोट्स के मुताबिक प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है आकार सेम के बीज के जैसा होता है। और प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती हैं। अच्छा, तो ये धागे नेफ्रॉन हैं। हाँ, पर ये नलिकाएं कुंडलित यानी मुड़ी हुई क्यों होती हैं? क्या सीरी पाइप होने से फिल्टर करने के लिए जगह कम पड़ जाती? तुमने एकदम सही पकड़ा। मुड़ी होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां असल फिल्ट्रेशन का काम होता है। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक नीले रंग की ट्यूब जिसमें से तरल पदार्थ 3 अलग-अलग चमकदार चरणों से होकर गुजर रहा है। हाँ, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया इन्हीं 3 चरणों में पूरी होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण जिसे अंग्रेजी में रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और तीसरा ट्यूब्युलर स्रावण यानी सिक्रीशन। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन तो समझ आ गया कि खून छन गया। हाँ, वो सबसे बेसिक स्टेप है। लेकिन ये पुनर्अवशोषण का क्या मतलब है? क्या पहली बार में जरूरत की अच्छी चीजें भी गलती से छन जाती हैं जिन्हें वापस सोखना पड़ता है? एग्जैक्टली। हमारा शरीर कुछ भी जरूरी चीज बाहर नहीं जाने देता। खैर, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं कि जब ये प्राकृतिक सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होता है। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी सी मशीन। हाँ, इसमें कई पारदर्शी फिल्टर लगे हैं और लाल और नीले रंग के पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं। जब मनुष्य का वृक्क कार्य नहीं करता है तो उसकी जगह पर कृत्रिम वृक्क अर्थात डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन की टंकी को डायलाइजर कहते हैं। और इस टंकी में डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। अच्छा, तो क्या ये डायलिसिस फ्लूइड बिल्कुल हमारे शरीर के खून जैसा ही एक तरल होता है जो शरीर के बाहर कचरा खींचने का माहौल बनाता है? बिल्कुल सही पकड़ा। डिफ्यूजन के जरिए कचरा खून से फ्लूइड में चला जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इस मशीन की वर्किंग समझते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है। धमनियों से निकलता हुआ खून जो पाइप से गुजरते हुए बर्फ की तरह 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो रहा है। हाँ, डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। और नोट्स बताते हैं कि यूरिया की मात्रा 100 मिलीलीटर रक्त में 30 mg मानी जाती है। यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मिलीलीटर रक्त में 2 या 3 mg तक होती है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। बिल्कुल। लेकिन एक डाउट है, खून को शरीर से निकालकर 0 डिग्री तक ठंडा क्यों किया जाता है? क्या गर्म खून को मशीन में डालने से खून के जमने यानी क्लॉटिंग या खराब होने का डर रहता है? एकदम सही। गर्म खून हवा के संपर्क में आते ही जमने लगता है, इसलिए उसे ठंडा करना जरूरी है। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D मेटाफर है। एक प्याले के आकार की रचना है जिसने खून की लाल नीली नलियों के एक गुच्छे को पूरी तरह से जकड़ रखा है। हाँ, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इनका आरंभ इसी प्याले जैसी रचना से होता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। अच्छा, और ये रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। दोनों को मिलाकर मैल्पिगियन कोश कहते हैं। बिल्कुल। ग्लोमेरुलस रक्त को छानकर वापस भेजता है, परंतु कई बार पोषक तत्वों को भी छान देता है। और फिर बोमन संपुट रक्त का पुनः अवशोषण करके पोषक तत्वों और यूरिया को अलग करता है। सही पढ़ा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस एक रफ छलनी है